हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि जब कोई सेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बिल्कुल SN1 की तरह और SN2 की तरह दो टाइप की होती हैं, दैट इज E2 एंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर हम बात करें E2 रिएक्शन की, बच्चे ये जो रिएक्शन होती हैं इनमें जो रेट होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर? सबस्ट्रेट एंड बेस के ऊपर, मीन्स दोनों पे डिपेंड करती है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो रेट है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है, मतलब एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अगर हम इसको इसकी बात करें, ये वाली जो रिएक्शन है इट इज वन स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन, वन स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन। इट्स मीन दैट यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज होनी है, किसकी बॉन्ड क्लीवेज? CH एंड CX बॉन्ड क्लीवेज अगर साइमल्टेनियसली, मीन्स एक ही साथ CH और CX बॉन्ड की एलिमिनेशन होती है, मतलब सिंगल स्टेप में होने वाली कंसल्टेड रिएक्शन है, जैसे कि हमारी SN2 रिएक्शन होती है। ये अगर इसमें बात करें, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन फॉर्म, मीन्स दिस इज टू स्टेप रिएक्शन, दिस इज इन टू स्टेप रिएक्शन होती है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसके अंदर कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जैसे कि SN1 और SN2 होती है, यहाँ पर वैसे ही E2 और E1 रिएक्शन होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल इसमें लेके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों ही एल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शन से आप बोल सकते हो जा सकते हैं, मतलब तीनों में ही E2 रिएक्शन हो सकती है, लेकिन फास्ट की बात करें तो 1 डिग्री के अंदर हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें टर्शियरी एल्काइल हैलाइड E1 एलिमिनेशन देते हैं, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत मुश्किल से E1 एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। मतलब प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि E2 मैकेनिज्म डोमिनेटिंग होता है किसके ऊपर? E1 मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो ये सब तो जनरल बातें हैं इनके बारे में। E1 और E2 रिएक्शन क्या होती है? हमने कहा एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, टू स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं करता, और ये इनकी रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, ऑर्डर की बात करते हैं तो ये सेकेंड ऑर्डर होती है, और इसकी बात करें क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर होती है, क्योंकि पहला जो स्टेप होता है दैट इज स्लो स्टेप विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा स्लो स्टेप होता है इसमें भी CX क्लीवेज इन्वॉल्व होती है, और इसमें भी स्लो स्टेप में CX क्लीवेज होती है, मतलब दोनों ही रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है उसमें CX बॉन्ड की क्लीवेज दोनों के अंदर ही होती है, जबकि ये वन स्टेप है, वो रिएक्शन कैसी है? टू स्टेप रिएक्शन है। तो लेट वी स्टार्ट कि किस तरीके से हम E2, प्रोबेबली हम यहाँ पे पहले E2 रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, देखिए बच्चे क्या होगा यहाँ पर, अगर हम बात करें किसी RX की रिएक्शन किसी आप बेस पे अगर करवाते हैं, किसे करवाते हैं? किसी बेस पे, और आप बोल सकते हो किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से करवाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या होगा? अनसेचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, अनसेचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, तो मीन्स एलिमिनेशन हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एल्काइल हैलाइड, हमने लिया CH3 CH2 Br 1 ब्रोमो इथेन, अगर मैं इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH की आप बात कर रहे हो, तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इसकी बात करें एल्कोहलिक KOH, मतलब KOH इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, हीट करने से यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए पहले तो क्या होता था, ये यहाँ पर अटैक करता था, Br निकल जाता था और क्या बन जाता था? हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एंड प्लस KBr, इस चीज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर
क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बॉन्ड क्लीवेज होती है और बॉन्ड क्लीवेज भी कितने, 2 बॉन्ड यहाँ पर क्लीव होकर अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं और उसके साथ साथ 1 2 3 प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में क्या फर्क है, हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो कम होती है, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पर टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम चाहिए होता है। यहाँ पर मुझे जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए एक्चुअली में वो बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, और जबकि उस रिएक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए अगर इस रिएक्शन का बच्चे हम मैकेनिज्म बात करें कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, देखिए हमने कहा कि ये हमारा CH3 CH and Br, देन व्हाट हैपन, OH नेगेटिव क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन जिस पर लगा हुआ है Br, उसको हमने बोल दिया अल्फा कार्बन, और उससे अगले कार्बन को हमने क्या बोल दिया, बीटा कार्बन। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। साथ में क्योंकि इन रिएक्शन में किस चीज का रिमूवल हो रहा है, हेलोजन का और हाइड्रोजन का, मतलब H निकला और Br निकला। देखिए इस OH ने यहाँ पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया और ये बॉन्ड यहाँ से बाहर निकल गया, तो मतलब किस चीज की फॉर्मेशन हुई, देखिए इधर बच गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, देखिए OH ने H को ले लिया, मतलब क्या निकल गया H2O, और साथ में यहाँ से क्या निकला Br नेगेटिव, और सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट था, K पॉजिटिव, तो उस K पॉजिटिव ने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ KBr टेक प्लेस। तो इन दिस स्टेप आप देख रहे हैं कंसर्टेड स्टेप का इसका अटैक और इसका एलिमिनेशन, ये एक ही स्टेप में हो जाता है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई, एलिमिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पर जो KOH है वो कैसा है, एल्कोहलिक KOH है। देखिए जब एक्वस KOH यहाँ पर लेते थे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता था, ठीक है। एक्वस KOH की स्ट्रेंथ में देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा, OH ने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, Br यहाँ से निकल गया, एल्कोहलिक KOH यहाँ पर किसका काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज बेस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो यही बात करते हैं कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरी बात हमने क्या कही कि किस चीज का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे हम कि एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या फर्क है। पहले इसकी बात करते हैं। देखिए एक्वस KOH में OH नेगेटिव जब निकला, ये एक्वस था यानी कि H2O के साथ था, तो H2O ने क्या किया, इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया, स्ट्रेंथ को क्या किया, डिक्रीज। इट्स मीन दैट OH नेगेटिव क्या कर सकता है, या तो H पॉजिटिव ले सकता है, प्रोटॉन ले सकता है, लेकिन वाटर ने इसको क्या कर दिया, आप बोल सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दिया, उसको चारों तरफ से सराउंड कर लिया, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर OH नेगेटिव के साथ क्या ले रही हूँ, ROH एल्कोहल यहाँ पर ले रही हूँ, तो ये एल्कोहल इसको क्या नहीं कर पाता, इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पर डिक्रीज नहीं कर पाता। इसका मतलब यहाँ पर ये OH किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल और बेस में आपको डिफरेंस बताऊं कि क्या होता है, आप ये बोल सकते हो कि बल्कि एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज बेस, बड़े बड़े बल्कि और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह काम करते हैं, पहला डिफरेंस, ठीक है। यानी कि अगर स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है तो वो तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन अगर बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर कोई स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल होगी तो वो इट अटैक ऑन कार्बन सेंटर, यूजुअली कार्बन सेंटर टू सब्स्टिट्यूट द अदर स्पेसिस, दूसरे स्पेसिस को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कार्बन होता है उस पर अटैक करता है और सब्स्टिट्यूट कर देता है, जबकि जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर होता है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि बेस हमेशा प्रोटॉन के लिए भूखा रहता है, मतलब उसको ये था कि मुझे प्रोटॉन मिले फटाफट और मैं प्रोटॉन लेकर भाग जाऊँ, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिएक्शन सेंटर पर अटैक करता है, ठीक है। देखिए मैं इसी चीज को एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने बेस ले लिया
टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, टर्शरी पोटेशियम ब्यूटोक्साइड भी बोल सकते हो। दैट इज ये है हमारा CO नेगेटिव CH3 CH3 CH3, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो ये काफी ज्यादा बल्कि न्यूक्लियोफाइल हमें दिख रहा है, दिस इज वेरी बल्कि न्यूक्लियोफाइल। अगर ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, देखिए अगर हम इसका अटैक किसी रिएक्शन सेंटर पर करवाएं, मैं करवा के एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास था ये C, चलिए हम कह रहे हैं CH3H, चलो H ही ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा Br प्लस यहाँ पे किसने आना है C, CH3 CH3 CH3O नेगेटिव। अब बेटा मुझे सीधी सीधी ये बात बताइए कि ये जो इतना बड़ा बल्कि ये है हमारा, ये मैंने सेकेंडरी लिया हुआ है, CH3 CH2 प्राइमरी लिया हुआ है, वर्टिकली लिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ये O नेगेटिव जो है, देखिए एक तो काम कर सकता है, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, मतलब इस पे C पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है और यहाँ से Br निकल सकता है, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकता है कि ये क्या करे, इस H पॉजिटिव पे अटैक करे, बाहर वाली साइड पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे और Br यहाँ से निकल जाए। अगर ये बेस इसको लेकर जाएगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अगर इसको लेकर जाएगा तो ये बेस की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा, तो ये किसका काम करेगा, सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। अब आप देखिए एक तो यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है CH3, ऊपर से ये बहुत ज्यादा बल्कि, तो क्या इसका अटैक इस कार्बन सेंटर पर पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि है, स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पर भी है और हिंड्रेंस यहाँ पर भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग या बल्कि बेस क्या प्रेफर करेगा कि मैं बाहर से आऊँ, ऊपर से प्रोटॉन लूँ और यहाँ से भाग जाऊँ, समझ में आ रही बात। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन पर अटैक और इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो हमने कहा कि अगर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। अगर वो बल्कि है तो वो पक्का ही किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करने वाला है। तो इस तरीके से बेस क्या करेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है CH3 CH3 Br CH2 CH3, ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए बच्चे हमने इसको कहा, एक हमने इसकी बात करी, इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही एलिमिनेट हो रहे हैं, डेफिनेटली तभी एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखिए इस रिएक्शन में अगर मैंने एल्कोहलिक KOH डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन व्हाट हैपन, देखिए हमारे पास जिस कार्बन से हेलोजन लगा होता है उसको हम अल्फा कार्बन, उससे लगा हुआ जो भी कार्बन होता है उसको बीटा, इसको भी बीटा और इसको भी हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 बीटा कार्बन है, ये और ये तो सेम है, मतलब यहाँ से और यहाँ से अगर प्रोटॉन जाएगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, सेम बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी है। कौन सी 2 प्रोबेबिलिटी, कि OH नेगेटिव यहाँ पे आए CH2H इसके ऊपर अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करे और Br यहाँ से बाहर एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। कैसा प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे उसकी कि OH नेगेटिव यहाँ पे आए, यहाँ पे अटैक करे, मतलब इस OH नेगेटिव को ये अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे और Br बाहर निकल जाए, सेकेंड प्रोसीजर। तो देखिए यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, देखिए ये हमारा एज इट इज CH3, ये C, ये एज इट इज CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और CH और यहाँ पे क्या CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट। और आपसे पूछ लिया
कि बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो मैंने कह दिया बच्चे ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है। ऐसे मेरे कहने से तो कोई नहीं मानेगा कि वाई इट इज मेजर एंड वाई इट इज माइनर प्रोडक्ट, ऐसा क्यों है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो रूल है इस रूल को बोलते हैं सेटजस रूल। क्या रूल बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड सेटजस रूल। एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर जेटसेव, तो उनको ऑनर देने के लिए इस रूल को क्या बोलते हैं? सेटजस रूल्स। क्या था नाम? अलेक्जेंडर जेटसेव, और उन्हीं को ऑनर देने के लिए इस रूल को क्या बोला? सेटजस रूल बोलते हैं। एंड व्हाट इज सेटजस रूल? सेटजस रूल क्या कहता है बेटा? इट स्टेट दैट more alkylated alkenes will be the major product means ऐसी एल्कीन जिसके ऊपर जितने ज्यादा आर ग्रुप लगे हुए होंगे वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इधर बात करते हैं, इधर देखिए, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हिम ये वाली एल्कीन जिसके ऊपर चारों आर ग्रुप लगे हुए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर ये वाली एल्कीन जिस पर 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं ये स्टेबल है। इसके बाद ये वाली एल्कीन जिसके ऊपर 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं और ये एक दूसरे से ट्रांस है, एक दूसरे से क्या है? ट्रांस है, ये स्टेबल होगा। फिर उसके बाद ये वाली एल्कीन जिस पर 2 आर लगे हुए हैं लेकिन ये एक दूसरे से सिस है, और सबसे लीस्ट कौन सी होगी? ये वाली एल्कीन जिस पर 1 आर ग्रुप होगा, और उससे भी कम स्टेबल होगी वो वाली एल्कीन जिस पर एक भी आर ग्रुप नहीं होगा। और ऐसा क्यों है आप खुद से भी ये चीज़ मतलब अज्यूम कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर अगर CH3 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 है तो इस स्ट्रक्चर में 12 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, और हमने 11th क्लास में पढ़ा है मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। देखिए ऐसा नहीं है कि सेटजस में हमें कहा कि ऐसी एल्कीन जिसमें जो जितनी ज़्यादा एल्काइलेटेड होगी वो स्टेबल होगी, उसकी कहने से हमने बात नहीं मानी है, उसने इस बात को प्रूव किया है कि ऐसी एल्कीन जिसमें जितने ज़्यादा आर ग्रुप लगे हुए होंगे वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि उसके उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें 12, इसके अंदर कितने? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, इसके अंदर 6, इसके अंदर भी 6, लेकिन ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है, फिर इसके अंदर कितने? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे ही नहीं। तो मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। हेंस वी कैन से, अगर यहाँ पे बात करें तो आप इस एल्कीन को देखिए बच्चे, ये जो एल्कीन है ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में 1 आर ग्रुप, 2 आर ग्रुप और 3 आर ग्रुप। एक क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, तो इस पर लगे हुए 3 आर ग्रुप। ठीक है, इसको चेक करिए, 1 आर ग्रुप और 1 आर ग्रुप C2H5, क्योंकि डबल बॉन्ड पे कार्बन पे 2 ही ग्रुप अटैच हो सकते हैं, लेकिन एक ये अटैच है एक ये, तो 2 आर ग्रुप, और इस कार्बन पर दोनों ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इस पर कितने ग्रुप हैं? 2 आर ग्रुप। तो आप बताइए कि 3 आर ग्रुप जिस पे लगे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी बजाय कि किसके? जिस पर 2 आर ग्रुप लगे हुए हो। सो वी कैन से दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड सेटजस रूल। सेटजस रूल क्या कहता है? ऐसी एल्कीन जिस पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, जितनी ज्यादा वो एल्काइलेटेड होगी वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल बनेगी। क्यों? क्योंकि उसके उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, और बच्चे क्योंकि हमने कहा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होती। एक स्टेप कैसा होता है? कंसर्टेड स्टेप होता है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें हर जगह जब भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट देखना है तो क्या देखना है? मैकेनिज्म में ये देखना है कि कौन सा एल्कीन बनेगा। हमेशा बस ये चेक करिए बीटा कितने हैं। ठीक है, उन दोनों बीटा में से बीटा वाला हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से Br निकाल दीजिए, तो एक प्रोडक्ट यहाँ से, एक प्रोडक्ट यहाँ से, यहाँ से, ये वाला सेम बनेंगे, इसलिए मैंने एक ही बनाया है। ये लीस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल मेजर प्रोडक्ट वो क्या है? माइनर प्रोडक्ट। और क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं इसलिए क्या बोला? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको इक्वेशन आ गई CH3 CHBr CH2 CH3, ये हमारे पास है। ठीक है, अब देखिए बच्चे हमें मालूम है ये रहा अल्फा, ये है बीटा और ये भी क्या है? बीटा।
इट्स मीन दैट इन दिस केस हमारे पास अगर एल्कोहलिक KOH यहाँ पर हम डालेंगे तो एलिमिनेशन होगी, ये वाला H और ये वाला Br मैकेनिज्म आप अपने आप से कर सकते हो। मीन CH3 यहाँ पे C और H डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या बन गया CH3, ये ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बेटा ये भी तो हो सकता था CH3 H और H, ये है ट्रांस और ये है सिस, और एक प्रोडक्ट और बनेगा वो यहाँ से अगर ये यहाँ से अगर ये वाली एल्कीन मीन्स ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो बच्चे ये तो बिल्कुल ही माइनर होगा, बहुत कम बनेगा। और अगर मैं इन दोनों में से कंपैरिजन करूं तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस, ये लगभग 71% बनने वाला है। मीन्स अगर प्रोबेबिलिटी हो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट के बनने की तो ऑलवेज ट्रांस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट देन द सिस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, सिस प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है ट्रांस में, और ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस की स्टेबिलिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन हटा के देखिए अब प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और बात करें, जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं बच्चे, एल्काइल हैलाइड्स ये क्या करते हैं, दे अटेन या दे वांट टू एडॉप्ट एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन, एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन देन सिन पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन का, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये है हमारा H और ये है हमारा X, यहाँ पर हमारे कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे R लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा R डैश लगा हुआ है, यहाँ पर R डबल डैश लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है R ट्रिपल डैश, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए किसी बेस ने अटैक करना है, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होना और X को नहीं करना है। तो एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है बेटा ये H और X दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हो। देखिए ये हम लिखते थे इस तरीके से कि ये हमारी होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। देखिए मैंने कहा ये H है, ये R डबल डैश है, हमने कहा सिंगल डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, और ये क्या है X है। मतलब H और X एक दूसरे के स्टैगर्ड फॉर्म में होती है, तो डेफिनेटली ये वाली फॉर्म क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होने वाली है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर वो एंटी पेरिप्लेनर अटेन शेप करेंगे बजाय कि सिन पेरिप्लेनर की कंपैरिजन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। दैट इज व्हाई एल्काइल हैलाइड्स दे अडॉप्ट एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना तो बच्चे यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन अटेन कर लेता है, एंटी पेरिप्लेनर कन्फर्मेशन अटेन कर लेते हैं, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब हम कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन, चलो कंपेरिजन से पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए बच्चे E1 एलिमिनेशन हमने कहा वन स्टेप रिएक्शन होती है, इसके अंदर किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। सो सिंपल सा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मान लिया ये H है, ये हमारे पास क्या है, कोई R ग्रुप है, ये R डैश ग्रुप है, ये C, ये हमारा क्या हो गया R डबल डैश ले लिया हमने, चलिए, और ये ले लिया हमने R ट्रिपल डैश, कोई एल्काइल हैलाइड, और ये है हमारा X, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर पहले क्या होता है, यहाँ पर है बेस, लेकिन उस बेस से पहले ही, बेस के आने से पहले ही यहाँ से ये X एलिमिनेट हो जाता है, और ये X एलिमिनेट होकर किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है हमारा दैट इज कार्बोकेटाइन। यहाँ पे बाकी सब वैसे ही लगे हुए हैं, लगा लीजिएगा आप R ग्रुप सब जगह, क्या बन गया यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, फिर उसके बाद ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसीलिए E1 में रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें जो बेस आता है वो इस पे अटैक करता है और फिर ये कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, ये वाला बॉन्ड। इट्स मीन दैट E1 में सिर्फ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है बिल्कुल SN1 की तरह, और E1 में वही मैकेनिज्म एक प्रकार से फॉलो होता है जो कि हमारा SN1 में फॉलो होता है, ठीक है। ये एलिमिनेशन है, वो सब्सटीट्यूशन है, लेकिन पाथवे वही है कि ये 2 स्टेप में होता है और वो 1 स्टेप में होता है। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी E1 रिएक्शन, और E1 का वैसे मैंने डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया कि E1 टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यूजुअली देते हैं, जबकि
E2 जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सभी दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉम्पिटिशन देखूँ किसमें, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चे, एलिमिनेशन के अंदर हमने कहा बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो कि किसकी तरह काम करेंगे, बेस की तरह काम करेंगे, बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो कि बेस की तरह काम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या कहा कि लेस बल्कि न्यूक्लियोफाइल, लेस बल्कि न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे और रिएक्शन सेंटर कार्बन सेंटर या किसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात हमने कही कि एलिमिनेशन रिक्वायर हाई टेम्परेचर बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दिस वन। यहाँ पर तो एक बॉन्ड टूटता है और एक निकल जाता है ना, जबकि यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता और एक बनता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही बॉन्ड टूटकर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो हमें देखते ही रिएक्शन में आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने वाला है और कहाँ पर एलिमिनेशन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, अल्कोहलिक KOH है, ये किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं और बेस हमेशा क्या करेंगे, बेस एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन, एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन एंड फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। और वो भी मैंने बता दिया कि ट्रांस बनेगा तो ट्रांस की पॉसिबिलिटी या सर्जफ रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, मोर सिविलिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा और ये क्या देगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हमें देखने को यहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चे हम दोनों में क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक और रिएक्शन यहाँ पे करके दिखा रही हूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन है जहाँ पर हमारे पास X की जगह ट्राइमिथाइल अमाइन आप बोल सकते हैं अगर अटैच हो, तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है सेटजप प्रोडक्ट यानी कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, और जो लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है मतलब जो कम बनता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, उसको हम होफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो होफमैन प्रोडक्ट कौन सा होता है, लेस एल्काइलेटेड जो प्रोडक्ट होता है उसको हम होफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेटजप प्रोडक्ट। तो ये छोटे से डिफरेंसेस हैं, आपको देख के ही इस रिएक्शन में आइडिया लग जाने वाला है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन अकर होगी, ठीक है। आपको मैं एक रिएक्शन दे देती हूँ यहाँ पर CH3 CH Br CH3 एंड CH3 ऐसे, ठीक है। और आपको बोल दिया कि यहाँ पर एल्कोहलिक KOH डाल दिया, इसको हीट किया तो आप मेजर प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। माइनर भी बना दीजिए और मेजर भी प्रोडक्ट बना दीजिए, दोनों बनाइए यहाँ से और फिर बताइए कि यहाँ से कौन सा मेजर या माइनर प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। बहुत आसान है, आप अपने आप से करके इस प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ईजिली आपको डिफरेंस समझ में आ जाने वाला है कि कहाँ पर क्या होने वाला है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लेकर बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन गिवन है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एक बेस गिवन है, यहाँ पर भी आप बेस गिवन है, यहाँ पर X जो है वो Br है एक बार, और एक बार जो X है वो NMe3 है यानी कि ट्राइमिथाइल अमाइन यहाँ पर हमने लिया हुआ है। देखिए बच्चे, अगर X Br है तो पहले हम इसकी बात करते हैं। जब X Br है देन देखिए व्हाट हैपेंस, ये जो बेस होगा ये क्या करेगा, देखिए ये है अल्फा, ये है हमारा वही बीटा, तो बेस में इस तरफ यहाँ ये वाला मैकेनिज्म इधर से करने वाली हूँ। देखिए ये बेस क्या करेगा, इस HB पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा और ये Br यहाँ से एलिमिनेट होगा, और यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, CR डबल बॉन्ड CH और CH3, देखिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मीन्स इन दिस केस ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो इजी है और यहाँ से CH बॉन्ड टूट जाएगा अगर X यहाँ पर क्या है, Br है, ठीक है। अब हम देखिए दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पर देखते हैं। अगर ये Br X जो है वो क्या है, N CH3 एंड CH3 पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए बच्चे, जब ये X Br है और ये बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे अटैक करेगा, अब डेफिनेटली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड बनने वाला है, और फिर ये वाला जो बॉन्ड था यहाँ पर X वाला वो क्या होने वाला था, वीक होने वाला था, मतलब एलिमिनेशन।
मतलब यहाँ पर क्या बनेगी, तो ये सेडजिप प्रोडक्ट है बच्चे और ये कौन सा है, होफमैन प्रोडक्ट है, और यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राईमिथाइल अमाइन। देखिए बच्चे ये प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों बॉन्ड जो है वो कंसर्टेड टूटते नहीं हैं। पहले यहाँ पर ये बेस इस पे अटैक करता है और यहाँ पर कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब ये प्रोटॉन को ले जाता है और ये बॉन्ड एक्चुअली में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसके कारण यहाँ पर कार्बो एनायन लाइक आप बोल सकते हो एक इंटरमीडिएट बनता है, मतलब ये बॉन्ड साथ में नहीं टूटता है। जबकि यहाँ पर X था तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये वाली बॉन्ड ब्रेकिंग कंसर्टेड होती है, एक साथ होती है, इसलिए मोर अल्काइलेटेड एल्कीन बनता है। लेकिन इस केस में पहले कार्बन आयन बनता है, उसके बाद लेटर ऑन फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से क्या बनती है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये जो मैकेनिज्म है ये रेशियो सिलेक्टिव मैकेनिज्म है, मीन्स डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि X जो ग्रुप है वो क्या ग्रुप है और किस तरीके का प्रोडक्ट होफमैन या सेडजिप प्रोडक्ट में किस तरीके से ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट ये अभी एलिमिनेशन के बारे में, वैसे तो एलिमिनेशन एक और टाइप की होती है E1 C3, लेकिन अभी आप इतना ही करिए, E1 E2 SN1 और SN2 कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आप E1 मैकेनिज्म को E2 मैकेनिज्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं तो E1 मैकेनिज्म कैन शिफ्ट टू E2 मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे हमने SN1 और SN2 की बात करी थी। तो इस तरीके से रिएक्शन कंडीशन चेंज करके आप E1 को E2 में चेंज कर सकते हैं, समझ में आ रही है। लेकिन प्रोबेबली हमने कहा E2 मैकेनिज्म इज मोर प्रोमिनेंट देन द E1 मैकेनिज्म। तो बच्चे इससे रिलेटेड प्लीज प्रॉब्लम्स कीजिएगा, आपकी NCERT में या आपकी अदर हेल्प बुक के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको मिल जाती हैं। तो साथ साथ ऑर्गेनिक की अगर प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तो आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, तब तक हैव अ